हाँ, बताते चले कि कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका राजनीतिक गलियारे में। आज हम इस राजनीतिक गलियारे में बात करने वाले हैं लगातार महाराष्ट्र की सियासत को लेकर। हम यही कहते हैं कि गर्माती जा रही है सियासत, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सियासत क्यों गर्मा रही है? क्योंकि यहाँ पर हर कोई ये चाहता है कि चुनावों के समय पर सीट और वोट सारी उसकी हो और यहाँ पर पूरे ही भारी बहुमत के साथ अपनी सत्ता बना सके। तो वही चीज हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव नजदीक है और एक के बाद एक विवाद लगातार सामने आ रहा है। अगर नवनीत राणा यानी कि राणा दंपति की बात की जाए तो वहां पर अब खबर सामने आई कि एक बार फिर गिरफ्तारी हो सकती है, एक बार फिर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। अब इसके साथ साथ ये भी सामने आ रहा है कि अभी तो चुनाव है, यानी कि अभी राज्यसभा के चुनाव है, फिर लोकसभा के चुनाव होंगे और इन्हीं सब चीजों को देखकर उद्धव ठाकरे के साथ मिलकर शरद पवार भी यहाँ पर अब मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर और पार्टियों को बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ यहाँ मौजूद है। तो स्वागत है दीपक आपका। लगातार हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं, सबसे पहले बात हम नवनीत राणा को लेकर ही करेंगे। एक बार फिर खबर सामने आती है कि गिरफ्तारी हो सकती है, मुंबई के कोर्ट में पेश होना पड़ेगा 16 जून को। तो आपका क्या मानना है, क्या सोचा जा सकता है कि राज्यसभा चुनाव में यहाँ नवनीत राणा आगे ना बढ़े, कोई यहाँ पर अपनी तस्वीर ना दिखा पाए, इस वजह से कहीं ना कहीं उन्हें एक बार फिर से गिरफ्तारी की शिकंजे में फांसने की कोशिश की जा रही है? सबसे पहली बात तो जिस तरीके से नवनीत राणा जब पहले जेल की सलाखों के पीछे गई थी और जब बाहर आई थी वो दिन आप देखिए, जब ईद का समय चला था और ये 3 तारीख की थी और 4 तारीख को उनको रिहाई मिली थी, ताकि वो जब ईद के समय पर कोई ऐसा विवादित बयान ना दे, दंगे ना भड़के, इसी वजह से उनको जेल की सलाखों के अंदर रखा गया था। ये कई आलोचकों ने बात रखी थी कि ईद के अगले दिन उन्हें रिहा किया गया था, तो वो भी सोची समझी साजिश थी। और उसके बाद उनके घर पर बुलडोजर चलने की बातें सामने आई। फिर वहां पर जिस तरीके से नवनीत राणा भी दिल्ली की तरफ आई थी और प्राचीन हनुमान मंदिर में उन्होंने दर्शन किए थे, तो वहां पर से उन्होंने सभी के लिए एक संदेश दिया था कि जब महाराष्ट्र के किसी मंदिर में जाती हूँ, वहां बात करती हूँ हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर, तो विवाद खड़ा हो जाता है, या फिर अगर मुख्यमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ को लेकर कहूं तो विवाद खड़ा हो जाता है। लेकिन बात दिल्ली की आती है तो दिल्ली की पुलिस उन्हें समर्थन करते हैं, उनका सपोर्ट करती है, उनका बचाव करती है। वहां की जनता उनके साथ खड़े होकर हनुमान जी का पाठ करती है, ना कि उनको जेल के पीछे डाल दिया जाता है। तो वहां पर नवनीत राणा ने बहुत बड़ी हुंकार दिल्ली से भरी थी, जहां पर महाराष्ट्र में बैठे उद्धव ठाकरे पूरी तरीके से काफी ज्यादा इस सोच विचार में पड़ गए थे कि नवनीत राणा तो उनको बुरा फंसा रही है। अब दूसरी तरफ अगर आप देखें, नवनीत राणा को जो इन दिनों बीते दिनों जो भी खबरें निकल सामने आई, उसमें एक हकीकत ये थी कि लोगों ने उन्हें सुना, उन्हें समझने की कोशिश करी और उनकी जो बातें थी वो यहाँ पर समझने के बाद उनका अब एक तरीके से झुकाव नवनीत राणा की तरफ दिखा। लेकिन अब बात जब राज्यसभा चुनाव की आ रही है और नवनीत राणा को कहा जा रहा है जिस तरीके से एक मुख्य चेहरे के रूप में, और अब उनको कोर्ट कचहरी के मामले में फंसा देंगे, तो ये पूरी सोची समझी साजिश कह सकते हैं। वरना इससे पहले जब जेल की सलाखों के बाद बाहर आए थे तब भी तो ये इल्जाम लगाए जा सकते थे ना। देखिए, वही बात है कि इल्जाम पहले भी लगाए जा सकते थे, लेकिन चुनाव नजदीक है, इस वजह से कहीं ना कहीं उन्हें एक बार फिर से फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ हम देख रहे थे कि यहाँ पर शरद पवार भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे थे, खटपट उनकी दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वही शरद पवार या उद्धव ठाकरे का साथ देते नजर आ रहे। तो क्या लगता है दीपक, माना जा सकता है कि चुनाव में कोई भी पार्टी यहाँ पर अकेले स्टैंड नहीं कर सकती, क्योंकि शिवसेना के साथ गठबंधन में 3 पार्टियां और है। तो अगर यहाँ पर एनसीपी अलग भी होना चाहती है तो एनसीपी का खुद का कोई वर्चस्व नहीं है, तो क्या इसी वजह से शरद पवार भी उद्धव ठाकरे के आगे झुक गए? जिस तरीके से यहाँ पर बात शरद पवार की नहीं बल्कि शिवसेना को भी जरूरत है शरद पवार की, क्योंकि शिवसेना बहुत कमजोर इस वक्त पड़ी थी जब नवनीत राणा ने हिंदुत्ववाद को लेकर बातें रखी थी। राज ठाकरे ने भी उद्धव ठाकरे पर कई सारे तीखे बयान यहाँ पर दिए थे, तो फंसते नजर आए तो उद्धव ठाकरे अपनी ही राजनीति में, क्योंकि वहां पर खुल के उन्होंने कोई बात की नहीं थी। तो शरद पवार को उद्धव ठाकरे की जरूरत है, तो उद्धव ठाकरे को भी शरद पवार की जरूरत है, क्योंकि इस बार जो सामने विपक्ष है वो बहुत मजबूत नजर आ रहा है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए दोनों का मिलना जरूरी है, क्योंकि दोनों का वजूद एक साथ नजर आता, तभी तो एक गठबंधन हुआ था, वरना जरूरत नहीं पड़ती इस गठबंधन की। शरद पवार को जितनी जरूरत उद्धव ठाकरे की है उतनी जरूरत उनको भी है। तो बीजेपी बहुत मजबूत नजर आ रही है और यहाँ पर विपक्ष बहुत तीखे बयान भी दे रहा है, और दूसरी तरफ नवनीत राणा कोई भी मौका नहीं छोड़ दी। अब जैसे ही नवनीत राणा को यहाँ से थोड़ी सी छूट मिलती नजर आएगी कोर्ट कचहरी से, वो फिर से पलटवार करेंगी। सबने एक कड़वी हकीकत देखी थी कि कोर्ट ने जब उनको रिहाई दी थी तो उन पर कई यहाँ पर शर्तें लागू कर दी थी कि जेल से रिहा होने के बाद आप मीडिया के समक्ष कोई बातें नहीं रख सकेंगे। आखिर किस वजह से ये रोक टोक क्यों लगाई गई थी?
भारत अगर देखा जाए लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर बोलने की आज़ादी सबको है, अपनी बात रखने की आज़ादी है, लेकिन दूसरी तरफ नवनीत राणा पर जब ये सारी बातें थोप दी जाती हैं तो सीधा सीधा इशारा सरकार की ओर जाएगा ना, जो सत्ता में बैठी हुई है, कि वही रोक लगा रही है, उनके हाथ में कानून है और वही सारे कानून को चलाते हुए अपने विपक्ष को जेल की सलाखों के पीछे डालकर अपना विपक्ष ही खत्म करना चाहती है। देखिए ये चीज कही जा सकती है, क्योंकि सोचने वाली बात है कि जब लोकतांत्रिक हमारा देश है तो उसके बावजूद भी जब यहाँ पर नवनीत राणा ने मातोश्री के बाद हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए कही, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने वापस भी अपने फैसले को लिया था और उसके बावजूद भी उनको गिरफ्तार किया गया और इतने दिन उन्हें गिरफ्तारी में रखा गया जेल में। लेकिन अब जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं, लोगों का पूरा कह लीजिए कि जो भी इम्पोर्टेंस है वो नवनीत राणा की तरफ है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की सरकार घबराई हुई है। अभी उद्धव ठाकरे ने भले ये कह दिया कि उम्मीदवार 4 है हमारे राज्यसभा में और चारों सीट हमारी है, लेकिन दीपक जिस तरीके से आपका कहना है कि यहाँ पर बीजेपी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम करती नजर आ रही है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग विपक्ष है, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले जो राज्यसभा के चुनाव है 10 तारीख को, क्या उनकी तस्वीरें इस बार बदलती हुई दिखाई देगी? क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि शिवसेना का अपना एक अलग वर्चस्व रहा है, तो इस बार क्या तस्वीरें बदल जाएगी? क्या बीजेपी के पक्ष में कुछ आ सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो बीते मुद्दे उनको ध्यान में रखकर यहाँ पर आगे का जो भी चुनावी प्रक्रिया होगा वो होगा। बीजेपी ने हमेशा हिंदुत्ववाद को बढ़ावा दिया है। राज ठाकरे भी योगी से मुलाकात को लेकर खबरें सामने आई थी, अयोध्या दौरों को लेकर खबरें सामने आई, तो बीजेपी हिंदुत्ववाद को लेकर बढ़ावा देती नजर आई। और दूसरी तरफ जब बात आती है यहाँ पर अनुसूचित जातियों को लेकर या फिर अल्पसंख्यकों को लेकर, तो वहां पर कितना समर्थन उद्धव ठाकरे को मिल रहा है वो भी बातें ध्यान में रखिए। और बीजेपी यहाँ पर कोई मौका नहीं छोड़ दी इसने विपक्ष को यहाँ पर पूरी तरीके से घेरने में, और उद्धव ठाकरे तो यहाँ पर नवनीत राणा से ही फंसे हुए हैं और दूसरी तरफ अभी शरद पवार ने भी सरदर्दी बढ़ा दी थी। तो वो कहीं ना कहीं जो एक बातें हैं उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाती नजर आई जब राज ठाकरे उनके खिलाफ हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक समक्ष रखकर देखें तो चुनाव से पहले बहुत घमासान मचा हुआ है, और ये नहीं कहा जा सकता इस बार कि तस्वीर एक तरफ झुकती नजर आ रही है या एक तरफ झुकाव यहाँ पर नजर आ रहा है। विपक्ष भी मजबूत है, पक्ष भी मजबूत है। तो चुनावी प्रक्रिया जिस तरीके 10 तारीख को लेकर ऐलान है, और वहां पर देखना ये दिलचस्प होगा कि जिसका झुकाव कहाँ यहाँ पर कौन बाजी मारता है, कौन यहाँ पर जादूगर साबित होता है। एक जानकारी मैं यहाँ पर देना चाहूंगी, उसके बाद मैं आपसे सवाल लूंगी। जिस तरह से हम महाराष्ट्र में देख ही रहे हैं, नवनीत राणा, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बीजेपी, लेकिन अब वहाँ पे पार्टी सामने आई है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो ये कहती नजर आई है कि हम भी साथ दे देंगे, लेकिन जब MVA यानी कि महाविकास अघाड़ी खुद से हमारे तरफ आते और कहती कि हमें सपोर्ट चाहिए, तो क्या यहाँ पर दीपक ये सोचा जा सकता है कि एक समय था बाला साहेब ठाकरे जी का, जब वो कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना चाहते थे, उद्धव ठाकरे ने वही चीज की। वो कभी नहीं चाहते थे कि मुस्लिम वर्ग के साथ या फिर किसी ऐसे समुदाय के साथ जिसकी विचारधारा अलग हो उससे हाथ मिलाया जाए। तो अभी यहाँ पर समय ऐसा बनता जा रहा है कि शायद AIMIM की जरूरत भी पड़ सकती है उद्धव ठाकरे को। मतलब आप ये चीज पहले से ही नोटिस कर रहे थे जब अजान वर्सेस हनुमान चालीसा का विवाद था। पहले भी कहा था कि उन्होंने खोलकर उस पर कोई बातें नहीं रखी थी। यही मकसद उनका रह सकता था कि वो हर समुदाय, हर धर्म को साथ लेकर चलना चाहते थे, लेकिन तब उन्होंने ना ही हिंदुत्ववाद को लेकर बातें रखी थी, न वहां पर बड़ी कार्रवाई राज ठाकरे के खिलाफ हुई थी। नवनीत राणा को तुरंत ही जेल में डाला गया था, लेकिन राज ठाकरे के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी। हनुमान चालीसा के पाठ अजान के सामने हो रहे थे, तब भी उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साधे रखी थी। तो वो एक इशारा कर रहा था कि उद्धव ठाकरे को इस समय हर किसी की जरूरत है। लेकिन आपने बात बाला ठाकरे की बाला ठाकरे हमेशा से हिंदुत्ववाद को बढ़ावा देते नजर आए, और अगर आज देखा जाए देश भर में जनता का जो एक जनसैलाब है वो हिंदुत्ववाद को लेकर ज्यादा रहता है, और जितने यहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय अगर उनका एक वोट प्रतिशत देखा जाए तो बहुत कम नजर आता है। लेकिन अगर जरूरत यहाँ पर पड़ दी उद्धव ठाकरे को, तो आप समझ जाइए कि वो दूसरे वोट बैंक की तरफ झुकाव रखते नजर आ रहे हैं, क्योंकि हिंदुत्ववाद का अभी जो बढ़ावा सबसे ज्यादा वो बीजेपी देती नजर आ रही है, और पूरा झुकाव बीजेपी की हो रहा है। जी, एक आखिरी सवाल रहेगा दीपक मेरा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में चुनाव बेहद नजदीक है, अभी राज्यसभा के चुनाव है, उसके बाद फिर लोकसभा के चुनाव भी नजदीक है। अगर सियासत के हिसाब से देखा जाए तो क्या आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है अभी महाराष्ट्र के माहौल को देखकर कि क्या यहाँ पर एक CM का चेहरा, बहुत ही बेहतरीन चेहरा नवनीत राणा भी हो सकते हैं? क्योंकि जनता जो है उनका सपोर्ट अभी नवनीत राणा की तरफ भी, और अगर नवनीत राणा की तरफ झुकाव होता है तो यहाँ पर भारी नुकसान शिवसेना, NCP, कांग्रेस सभी पार्टी को हो सकता है। लेकिन नवनीत राणा की बात तो माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, सबने कहा कि अब ये शेरनी घायल हो चुकी है, लेकिन वही घायल शेरनी और खतरनाक हो चुकी है और किसी को भी नहीं छोड़ दी। बीजेपी से काफी मदद मांगी गई थी और बीजेपी का झुकाव भी देखने को मिला था बहुत कुछ, लेकिन उतना नहीं जितना यहाँ पर CM पद को लेकर कहा जाए। अभी नवनीत राणा ने जिस तरीके से बातें रखी और बयानबाजी करी, वो ये साफ दिखाता है कि वो लड़ सकती हैं, लेकिन अभी राज ठाकरे और कई बड़े नेता कतार में है, तो शायद नवनीत राणा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आ सकती है और बड़े बड़े कामों के लिए उनको ओहदा दिया जा सकता है। लेकिन
सीएम पद बहुत बड़ा पद होता है। भले चुनौती उन्होंने उद्धव ठाकरे को दी थी, लेकिन राज ठाकरे और बड़े नेता भी कतार में। देखिए, अभी ये सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं कि नवनीत राणा सीएम पद तक पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, लेकिन जहां पे हमने बात शुरू की थी कि नवनीत राणा को लेकर कि वो राज्यसभा में किसी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन ना कर पाए, जनता के बीच में ना जा पाए, इसलिए कहीं ना कहीं शरद पवार और यहाँ पर उद्धव ठाकरे एक मास्टर प्लान तैयार कर रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है हमारी बातें सुनकर और खबरों को जानकर कि क्या सच में यह मास्टर प्लान की तैयारी है? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा। मिलते हैं फिर इसी समय पर। नमस्कार।